हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था कि साइंटिफिक स्टडी हम कैसे कर रहे थे। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें से 3 प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता दिया था। ओके बच्चों, तो लिखिएगा। ऑर्गेनाइज नॉलेज हम पढ़ रहे थे, ऑर्गेनाइज नॉलेज या फिर आप बोल सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम साइंटिफिक स्टडी किसी भी चीज़ का स्टार्ट करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, इस स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप था, इन सभी प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था? ऑब्जर्वेशन। या फिर आप इसको सर्वेइंग बोल सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। जो दूसरा स्टेप था वो था कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के बाद हमने जो तीसरा स्टेप पढ़ा था, थर्ड स्टेप, इट वाज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो रिमेनिंग अपने प्रोसेस हैं उसको आज के लेक्चर में हम देखेंगे। एक बार जल्दी से मैं आपको रिकैप करा देता हूं। ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे थे? सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन था, जिसमें हम किसी भी अपना जो भी स्टडी करना था उसके बारे में देख करके बता रहे थे कि हाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, पानी लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो रहा है, सन ईस्ट में वेस्ट राइज हो रहा है, वेस्ट में सेट हो रहा है, या फिर साल में 3 महीने बारिश हो रही है, 9 महीने तक बारिश नहीं हो रही है, ऐसे ऐसे मौसम चेंज हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ हम कहाँ पर देखे थे? ये सब चीज़ें हम करते हैं ऑब्जर्वेशन में, जो सबसे पहला इनिशियल अपना स्टेप होता है। ओके बच्चों, जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में मैं आपको बता दिया था कि इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हमने ऑब्जर्व किया हुआ है वैसा ही हूबहू, एकदम वैसा ही एक छोटा सा सेटअप हम अपने लैब में बनाने की कोशिश करते हैं। अपने लेबोरेटरी में हम वैसा ही सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं और उस सेटअप को, उसी फेनोमेनन को हम फिर से रिपीट करने की कोशिश करते हैं और फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट आर रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टिकुलर फेनोमेनन। इस पार्टिकुलर फेनोमेना के लिए कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे शुरुआत में ऐसा प्रेडिक्शन था। आप सोचिए कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे साइंटिस्ट लोगों का, सभी हमारे रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट का, कि शुरुआत में ऐसा लोगों का मानना था, क्रिश्चियन वर्ल्ड थे, वहाँ पे लोगों को क्या मानना था कि इस धरती पे पादरी रहते हैं। पादरी आप समझते हैं ना, जैसे हमारे मंदिर में पंडित रहते हैं, जैसे मस्जिद में मौलवी रहते हैं, वैसे ही चर्च में कौन होते हैं? पादरी रहते हैं। दे आर वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन। क्रिश्चियन में देखा जाए तो सबसे ऊपर उन्हीं का स्थान है। तो ऐसा लोगों का मानना था, और पादरी का भी ऐसा ही कहना था, जिसको हम लोग फादर बोलते हैं। उनका कहना था कि सिंस अर्थ पे इतने रेस्पेक्टेड पर्सन हैं, इतने उच्च औहदे वाले लोग हैं, तो सन जो है वो अर्थ का चक्कर काट रहा है। भला पादरी जिस धरती पे रहेंगे वो धरती सन का चक्कर कैसे काट सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसके अगेंस्ट में जब हमारे साइंटिस्ट बोले, गैलीलियो बोले थे, गैलीलियो के साथ साथ कोपरनिकस भी इसके बारे में शायद बोले थे। कोपरनिकस ने जब इसके बारे में बताया कि हाँ एक्चुअली जो है सो अर्थ जो है सो क्या कर रहा है, सन के अराउंड ऐसे मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ना कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो चर्च ने उनको मौत का सजा दे दिया।
मतलब सच बोलने के लिए उनको क्या किया गया, उनको मौत का सजा दिया गया। इस तरह का स्ट्रगल हुआ है। शुरुआत में तो अंधविश्वास इतना फैला हुआ था कि अगर आप लॉजिकल बात कर लीजिएगा, अगर आप साइंटिफिक बात कर लीजिएगा तो लोग आपको पागल समझेंगे। ऐसा सिचुएशन था। उस वैसे दुनिया से उठ करके लाए हैं और हमने आज ये इतना कंफर्टेबल लाइफ आपके लिए बना दिया। इसके पीछे हमको थैंक यू बोलना चाहिए हमारे साइंटिस्ट लोगों को। आज हम देख रहे हैं रूम में एसी लगा हुआ है, फैन चल रहा है, बिजली आ रही है, कितना कंफर्टेबल लाइफ हो गया है। पहले सोचिए क्या लाइफ हुआ करता था, कितना डिफिकल्ट लाइफ हुआ करता था। तो ये जो वर्ल्ड का पूरा फेज जो चेंज किया, इसने किसने चेंज किया, साइंस ने चेंज किया। ठीक है, तो ये 3 स्टेप के बाद जो अपना चौथा स्टेप था वो था मैथमेटिकल मॉडलिंग। सो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या होता है, अभी तक हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, ऑब्जर्वेशन करके वैसा ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हूबहू सेम टू सेम फेनोमेनन को हमने रिपीट करने की कोशिश की। उसके बाद हमने रीजनिंग लगाया, रीजनिंग लगा करके हमने रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की कि हाँ 2 मास के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो फोर्स कम हो रहा है। इसको क्वालिटेटिव रीजनिंग बोले। और फोर्स जो है उसको डिस्टेंस को अगर 2 गुना कर दे रहे हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो जा रहा है, 4 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, इसको हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग बोले। अब इसके बेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंट को और कंडक्ट किया और मैथमेटिकल मॉडलिंग पे आए। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब बनाना, मैथमेटिकल रिलेशन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेवलप कर रहे हैं फॉर 2 मासेस। मान लीजिए अपने पास 2 मास है, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बोला गया कि जो फोर्स है इन दोनों मासेस के बीच का, दैट फोर्स इज इक्वल टू Gm1 M2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ये जो रिलेशन आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलेंगे। ये रिलेशन डेवलप होने में बहुत टाइम लगा है। न्यूटन ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद ये वाला रिलेशन आपके सामने रखा। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम एक रिलेशन को डेवलप करते हैं। एक रिलेशन अपने पास आ गया, अब हम बोल सकते हैं कि कोई भी 2 मास है, उसके एक का मास M1 है, दूसरे का मास M2 है, उनके बीच का सेपरेशन R है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू मास ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अपने पास ये रिलेशन आ गया। तो रिलेशन आने के बाद, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो जाने के बाद जो अपना अगला काम होता है वो होता है प्रिडिक्शन। 5th नंबर पे क्या आता है, प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन का मतलब मैं आपसे बात करूं तो प्रिडिक्शन का सिंपल मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी। अब हमारे पास रिलेशन आ गया है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण हुआ, कुछ दिन पहले अभी क्या हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ। अब जो उसको ऑब्जर्व कर रहा था अच्छे से, जो पिछले 10-20 सूर्य ग्रहण को ऑब्जर्व किया है, वो क्या करेगा, वो उसके बीच का एक रिलेशन डेवलप कर देगा और फिर प्रिडिक्ट कर देगा कि हाँ आने वाले इतने टाइम के बाद, हो सकता है 50 दिन या 100 दिन या 150 दिन के बाद, फिर से सूरज, चांद और पृथ्वी एक ही लाइन में आ जाएंगे। और जब फिर से वो एक ही लाइन में आ जाएंगे तो फिर से अपने को एक बार सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, फिर से अपने को एक बार सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन उन्होंने डेवलप किया, कैसे डेवलप किया है, उन्हें बहुत सारे सोलर एक्लिप्स को क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसको देखा, उसको स्टडी किया और उसके बाद एक रिलेशन निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, सोलर एक्लिप्स आने के कुछ दिन पहले ही हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं, हाँ भाई इतने तारीख को सोलर एक्लिप्स आने वाली है। और सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में तो ऐसा स्टोरी है कि आपको मैं उसमें से एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली मुझे उस ट्रेवलर का नाम याद नहीं है, कोई एक ट्रेवलर था। पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में बहुत सारे लोग समुद्र में ट्रेवल करते थे। ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए या नए नए जगहों का खोज करने के लिए वो क्या करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते थे। जैसे आपने अगर 10th में हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा क्या कि वास्को डेगामा जो था वो इधर से इधर चला था, ऐसे घूम घूम के इंडिया आया था। ये पूरा का पूरा क्या था, ये अफ्रीका था, इधर यूरोप से कहीं से वो चला था और यहाँ पे फ्रांस से शायद चला था वो, और यहाँ पे इंडिया में कालीकट में आया था। तो ये जो पूरा का पूरा ट्रेवल करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था।
तो ऐसे लोग जो ट्रेवलर थे, जो ट्रेवल करते थे, उनके बारे में एक स्टोरी है कि एक ट्रेवलर था, वो अपने जहाज के साथ जा रहा था, जहाज में पूरा सारा सामान रख दिया उसने, और जहाज में सारा सामान वो रख दिया तो कहीं अफ्रीका के आसपास किसी जगह पे वो पहुंचा। जब वो अफ्रीका के पास वो पहुंचा तो उसका सारा का सारा सामान खत्म हो गया था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, उसके पास ऑलमोस्ट वो क्या था, वो फकीर हो गया था, भिखारी हो गया था। और तब वहाँ पे देखा कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वहाँ के लोगों में भगवान के प्रति, गॉड के प्रति बहुत ज़्यादा फियर है। और उसने क्या किया, वो पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि हाँ 20 दिन बाद जो है वो लूनार एक्लिप्स आने वाला है, 20 दिन बाद जो है वो चंद्र ग्रहण आने वाला है। और वो क्या किया, वो पूरे उस एरिया में, पूरे उस देश में घूम घूम के हर जगह ढिंढोरा पीट के बोला, अगर तुम मुझे ये चीज़ नहीं दोगे, मुझे पैसा नहीं दोगे, मुझे धन नहीं दोगे, तो देखो जिसको तुम भगवान मान रहे हो, वहाँ के लोग मून को क्या कर रहे थे, भगवान मान रहे थे, जिसको तुम भगवान मान रहे हो उसको मैं खा जाऊंगा। ऐसा उसने बोल दिया कि ऐसा होगा, मेरे अंदर इतना पावर है कि तुम्हारे भगवान को मैं डिस्टर्ब कर सकता हूं। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, एक दिन के लिए मैं तुम्हारे भगवान को खा के दिखाऊंगा, और फिर भी अगर तुम मेरा हेल्प नहीं करोगे तो मैं परमानेंटली तुम्हारे भगवान को लेके चला जाऊंगा। अब ऐसा हुआ, लोग को शुरू में क्या लगा, लोग को शुरू में लगा कि यही कुछ भी बोल रहा है। फिर 20 दिन बाद वहीं क्या हुआ, चंद्रग्रहण आया। और जब चंद्रग्रहण आया तो वो बंदा क्या था, साइंटिफिक बंदा था, जो ट्रेवलर था वो क्या था, साइंटिफिक था ना, वो तो साइंटिफिक होगा ही। ट्रेवलर पहले कैसे ट्रेवल करते थे, तारों को देखकर ट्रेवल करते थे, पहले कोई मैग्नेटिक कंपास वगैरह थोड़ी था उतना, तारों को देख के लोग दिशा के बारे में आइडेंटिफाई करते थे कि हाँ इस डायरेक्शन में जाना है तो इस तारे की तरफ चलते जाना है। वैसे तो वो साइंटिफिक बंदा था, उसने पहले ही लोगों के मन में क्या किया, फियर डाल दिया कि हाँ मैं तुम्हारे भगवान को निगल लूंगा, मैं तुम्हारे भगवान को लेकर के चला जाऊंगा, उसके बाद तुम पूजते रहना, जिसको तुमको पूजना है उसको तुम पूजते रहना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा अगर तुम मेरा हेल्प नहीं करोगे तो। और जैसे ही एक दिन थोड़े देर के लिए क्या हुआ, चंद्रग्रहण आया, लोग उसके पैर पड़ने लगे और लोगों ने उसको क्या किया, बहुत सारा इज्जत सम्मान के साथ बाबा जी करके बहुत सारा धन दौलत दिया, और वहां से वो लूट करके उन सभी चीजों को लेकर के वापस अपने कंट्री चला गया। तो ये जो वर्क किया है उसने, इसने क्या किया है, साइंटिफिक स्टडी ही तो किया था, वो पहले ही कैलकुलेट करके रखा था ना कि इतने दिन के बाद चंद्रग्रहण आने वाला है। और उस अपने कैलकुलेशन को वहाँ पे जो बेवकूफ़ लोग थे, वहाँ पे लोग जो अनपढ़ लोग थे, बेवकूफ़ बोलना सही नहीं रहेगा, अनपढ़ थे, अज्ञानी थे, उनके ऊपर क्या किया, उनके ऊपर पुट कर दिया, थोप दिया कि हाँ देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है। और लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर विश्वास किया उसके बाद, और अब उसका हेल्प किया। तो इस तरह का साइंटिफिक स्टडी का ये तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो जब प्रेडिक्शन की हम बात कर रहे हैं तो प्रेडिक्शन मतलब क्या हुआ, भविष्यवाणी, भविष्य के बारे में बता देना, ऐसे ऐसे हो सकता है, उसके पीछे क्या है, साइंटिफिक रीजन ही है। जैसे मान लो अब ये प्रेडिक्शन हो गया इस वाले फॉर्मूला का, तो लोगों के मन में ऐसा फियर था, ऐसा लोगों के मन में ऐसा था ना कि किसी भी, जैसे मान लो हम एप्पल को तोड़ रहे हैं तो एप्पल जो है सो नीचे गिर रहा है, हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो बॉल नीचे गिर रहा है, वो सन पे क्यों नहीं जा रहा है, जबकि सन भी उसको अपने तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे हम अब बोल पाए कि सिंस उस बॉल को अर्थ ज्यादा तेजी से खींच रहा है और सन धीरे से खींच रहा है, इसलिए वो बॉल सन पे नहीं जा करके अर्थ के पास आ रहा है। ठीक है, तो लोगों ने बोला ठीक है, मानते हैं आपकी बातों को, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सन किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा तेजी से अपने तरफ खींचे और अर्थ धीरे से खींचे। तो इसका हमने एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉल का डिस्टेंस अर्थ के बहुत क्लोज है, जबकि सन इससे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए अर्थ की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है, सन की तरफ फोर्स कम लग रहा है। तो लोग बोले क्या कि ठीक है, अब बॉल को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर लेके जाएंगे तो इधर वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि अगर हम इधर लेके जा रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस कम हो रहा है, जबकि ये वाला डिस्टेंस लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब इस तरह की बातें आई तो फिर वहां पे बोला गया कि हाँ अब हम प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं आपको, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, अगर बॉल को हम इतना दूर तक फेंक दें, अगर बॉल को हम इतना दूर तक फेंक दें कि सन के कारण बॉल पे लगने वाला फोर्स और अर्थ के कारण बॉल पे लगने वाला फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट, वो बॉल सन के पास जा सकता है। तो हमने क्या किया, हमने मतलब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब इस पे प्रेडिक्शन चालू किया। और जो प्रेडिक्शन चालू किया, देखो बच्चों वो प्रेडिक्शन कैसे उन्होंने फाइंड किया। उन्होंने ऐसा फाइंड किया, वेट करना थोड़ा, उन्होंने ऐसा फाइंड किया कि ये जो है सो क्या है, मान लो मून से कंपेयर कर रहे हैं, उन्होंने बोला ये मून है, ये अर्थ है,
ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो अर्थ के बहुत नजदीक है, तो इधर वाला फोर्स ज्यादा है, इधर वाला फोर्स कम है, मतलब यहाँ से ये रिटर्न आ जाएगा अर्थ पे, इधर नहीं जा पाएगा। फिर और डिस्टेंस इन्होंने आगे किया, यहाँ पे लेके गए। अब भी देखा उन्होंने कि ये डिस्टेंस तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब इधर वाला फोर्स ज्यादा है, इधर वाला फोर्स कम है, मतलब यहाँ से भी रिटर्न आ जाएगा। फिर उन्होंने यहाँ सोचा कि यहाँ के बारे में क्या होगा, फिर उन्होंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया होगा और दोनों फोर्स कैलकुलेट किया होगा, और यहाँ पे उनको लगा होगा कि ये दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके आगे मून वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसके आगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मून पे चला जाएगा। यानी अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ तक थ्रो कर दें तो यहाँ से मून पे वो इजिली जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इतना तो हमने बता दिया। अब इसके बाद उन्होंने पूछा कि अब बताइए इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा। तो मान लो अपने को कोई सैटेलाइट मून पे भेजना था, हमने इस फॉर्मूला के बेसिस पे ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया जहां पे दोनों के कारण लगने वाला फोर्स क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। इस पॉइंट को एक्चुअली में न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, मैं ग्रेविटेशन में आपको बताऊंगा। तो हमने ये वाला पोजीशन फाइंड कर लिया, यहाँ पे दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, कुछ भी अपने मन से प्रेडिक्ट करते हैं, हम एक नॉर्मल मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 20,000 किलोमीटर है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20,000 किलोमीटर है और जिस रॉकेट में हम सैटेलाइट को रख के भेजने वाले हैं, मान लीजिए उस रॉकेट का स्पीड है 500 या फिर 1000 किलोमीटर पर आवर। हालांकि 20,000 किलोमीटर बहुत कम डिस्टेंस में बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ 20,000 है और अपने रॉकेट का स्पीड है कितना, 1000 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि अगर आप रॉकेट के अंदर इतना फ्यूल भर दें कि वे 20 आवर तक, 20 घंटे तक 1000 के स्पीड में मूव करते रहे, तो ऐसा हो सकता है कि हम जो थ्रो करेंगे वो मून के पास चला जाए। अब इतना करने के बाद फिर चालू क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हमने प्रेडिक्शन कर दिया। प्रेडिक्शन के बाद क्या चालू हुआ, प्रेडिक्शन के बाद चालू हुआ एक्सपेरिमेंट। अब साजो सामान लाया गया, रॉकेट में सब कुछ फ्यूल किया गया, इतना फ्यूल अप किया गया कि 20 घंटे तक रॉकेट क्या हो जाए, ट्रेवल हो जाए। ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ना, 20 आवर या फिर 20,000, 1000, ये अपने मन से मैं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल डाटा बता रहा हूँ। ठीक है, जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो ये एक्चुअल डाटा पे भी आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये सब कुछ साजो सामान लाया गया, रॉकेट को फ्यूल किया गया, उसमें सैटेलाइट डाल दिया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट क्या हो गया अपना, मान लो फेल हो गया। अब एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे जो काम किया है ये इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, कहीं ना कोई कुछ मिस्टेक है। और एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट वाला प्रोसेस आया है इसको हम बोलते हैं, 6 नंबर ये हो गया, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे ही नहीं आ जाता है कोई भी एक फॉर्मूला जो आपको मिलता है। मैं लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि 5 मिनट में मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूंगा, स्टार लगा दूंगा, बोलूंगा आप रट लो। वो जो फॉर्मूला जो आप रट ले रहे हैं, जिस पे आप क्वेश्चन बना दे रहे हैं, उस फॉर्मूला के डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है उस पूरे प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंट एग्जांपल है, आप लोगों को शायद याद होगा, अभी हमने चंद्रयान 2 भेजा था, कहाँ पे, मून पे, अर्थ से। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अप्रॉक्स शायद 41 डेज के आसपास का टाइम लगा था। अर्थ से हम मून पे जब भेजे थे चंद्रयान को, तो इसमें कितना 41 डेज के आसपास का टाइम लगा था, परहैप्स 41 और 47, जो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो इतना दिन का टाइम लगा था, लेकिन फिर भी अपना मिशन क्या हो गया, फेलियर हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अपना जो ऑब्जेक्ट हम भेज रहे थे चांद पे तो चला गया, लेकिन जिस ढंग से हम उसको चांद पे भेजना चाह रहे थे उस ढंग से वो नहीं जा पाया, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। ठीक है ना, और इतना सारा पैसा तो सेकेंडरी चीज है, इतना सारा मेहनत और इतना ज्यादा होप जो था वो क्या हो गया, पूरा का पूरा होप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, 10 से 20 सेकेंड का या 5 सेकेंड के इसी अराउंड वो टाइम था। मैं रात में जग करके 3-4 बजे के आसपास वो देख रहा था पूरा, ऐसा मतलब दिखा रहा था कि अब लैंड होगा, अब लैंड होगा, अब लैंड होगा। धक धक हम लोग का भी दिल कर रहा था वहाँ पे उस टाइम में, मतलब बहुत एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी टाइप का वो सीन हो गया था। न्यूज़ चैनल पे एकदम दिखा रहा था वहाँ पे, अब लैंड होने वाला है, अब लैंड होने वाला है। थोड़ा देर पहले क्या हो गया, अपना पाथ से
जो अपना सैटेलाइट था वो एक्चुअल पाथ से, ट्रेजेक्ट्री से डेविएट हो गया, और डेविएट हो गया तो क्या हुआ, इतने सारे लोगों का ख्वाब जो था वो टूट गया। हम पूरे इंडियंस क्या उस वक्त पूरा देश एकजुट होकर के इंडिया पाकिस्तान मैच की तरह उस पूरे इवेंट को कवर किया जा रहा था न्यूज़ चैनल पे, ठीक है। तो ये वहाँ पे फेल्योर हो गए, लेकिन फेल्योर हो गए इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम नीचे गिर गए। वहाँ हम फिर से ट्राई करेंगे, हम 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार ट्राई करेंगे, और जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ट्राई करते रहेंगे। जिद्दी तो हैं हम लोग, जिद्दी तो हैं। मार्स पे पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, पूरी दुनिया सोचते रह गई कि कैसे एक ही अटेम्प्ट में मार्स पे पहुँच गए, और हम सब पहुंचेंगे। हमारे क्लास के जो बच्चे हैं, आप लोग जो है ना, आप लोग भी ऐसा एफर्ट लगाइएगा तो आप लोग भी कल इसरो में वर्क कीजिएगा, मुझे पूरा बिलीव है। आपको बस क्या करना है, आपको बस मेहनत करते रहना है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद हम अगला जो सेशन रहेगा अपना, उसमें इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। उसमें मैं आपको कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा जो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इन स्टडी ऑफ फिजिक्स के डेवलपमेंट में। फिलहाल जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है उसका ये सीक्वेंस है, इट कंटेन्स 6 स्टेप्स। स्टेप 1 ऑब्जर्वेशन, स्टेप 2 कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, स्टेप 3 रीजनिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, स्टेप 4 मैथमेटिकल मॉडलिंग, स्टेप 5 प्रेडिक्शन, एंड स्टेप 6 इज वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लग जाते हैं, और हो सकता है यहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ गलती हो जाए तो फिर से यहाँ से रिपीट करते हैं। और ये रिपीटिशन तब तक चालू होता है जब तक अपना एक सुटेबल सही रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल। थैंक यू वेरी मच।